चार्जेस के बारे में आपको बताया कि चार्जेस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे ग्लास रॉड थी, ग्लास रॉड के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो हमारा एबोनाइट रॉड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज वर्क होगा। जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है, और जब हम एबोनाइट रॉड को कैट फर के साथ रब करते हैं तो उसके ऊपर जो चार्ज वर्क होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज। नाउ हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कल चार्जेस मींस अगर कोई चार्जेस होंगे, जैसे सपोज करिए मेरे पास यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। मीन चार्जेस की जो मैंने डेफिनेशन दी थी कि एलिमेंट्री पार्टिकल की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण कि वो पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो चार्जेस आई थिंक आपको चार्जेस समझ आ गया होगा। जैसे नेगेटिव चार्ज होंगे तब भी रिपल्शन होगा, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, या वी कैन से एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम थोड़ा सा कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। वैसे तो जूनियर सेक्शन में आपने कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा है और इंसुलेटर्स के बारे में। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स की मैं बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्टर्स, द मटेरियल्स which allow the electric charge to flow through them are called कंडक्टर्स। बेसिकली कंडक्टर्स के पास मोबाइल चार्ज होता है। मोबाइल चार्ज, मोबाइल मतलब जो मूव करता है, मोबाइल चार्ज। जैसे कोई भी हमारे पास एलिमेंट है तो हम एलिमेंट को कैसे लिखते हैं। जैसे सपोज करिए न्यूक्लियस को हमने डिनोट करना था, ZXA। जेड फॉर आपका जो है वो प्रोटॉन नंबर हम इसको बोलते हैं या एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ए फॉर मास नंबर और ए फॉर एटॉमिक मास। जेड फॉर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मींस एटम नंबर। और एक्स एन न्यूक्लियस, एक्स मींस न्यूक्लियाइड्स वर्ड हम इसको यूज करते हैं, एन्यूक्लियस। तो जो आपका ए फॉर एटॉमिक मास, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, एक्स फॉर एन्यूक्लियस। सपोज करिए मैं हीलियम की बात करूं तो अगर हम हीलियम 2 नंबर पे आते हैं तो उसको जैसे लिखते हैं 2 हीलियम 4। 2 हीलियम 4 मींस इसमें Z2 है, A4 है और X क्या हो गया, X आपका हीलियम हो गया। हम लोग और जैसे कार्बन है, कार्बन कैसे 6C12, ऑक्सीजन को लिखते हैं 8 ऑक्सीजन 10, 8 ऑक्सीजन 10। अब जो 2 हीलियम 4 है इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हमें पता है कि Z जो होता है, Z मींस प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो how many protons are there in helium? That is equal to 2 because it is equal to 2. अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो ए के अंदर क्या क्या आएगा, इसका मास आएगा, टोटल मास। अगर हम बात करें न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ए जो है इसके अंदर होगा एक तो जेड होगा
प्लस न्यूट्रॉन होंगे, मींस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट इज द टोटल मास ऑफ एटम। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 9.31 into 10⁻³ किलोग्राम होता है। प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन को हम 1h1 लिखते हैं, प्रोटॉन क्योंकि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो 1h1 लिखते हैं इसको हम लोग, या सिंपली यू कैन से प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के पास का मास 1.6725 into 10⁻27 किलोग्राम होगा लगभग। ये टर्म कुछ वेरी कर सकती है। और अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो मास है वो 85 into 10⁻, यहाँ 75 होता है, 85 into 10⁻27 किलोग्राम। अब इन तीनों पार्टिकल्स में आप लोग देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा मास है वो न्यूट्रॉन का है, उससे कम मास प्रोटॉन का है, और सबसे कम जो मास है वो इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, 10⁻31 से 10⁻27। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करिए आप लोग जो है आपका वेट हो रहा है, आपने एक राजू में बैठे हुए हैं और क्या हुआ, एक मक्खी आके बीच में बैठ गई, तो आपके वेट को क्या होगा, आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम लोग और वेट डालना पड़े, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसका मतलब उस मक्खी का जो मास है वो आपके मास के आगे वो नेग्लिजिबल है। तो सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन के आगे नेग्लिजिबल है, तो हम यहां से इलेक्ट्रॉन को नेग्लेक्ट करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया इसके मास को। क्यों कर दिया, क्योंकि इसका मास बहुत कम है, तो हमने इलेक्ट्रॉनों का जो मास होगा उसको नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास A जो आएगा वो आएगा Z प्लस N। तो N किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z। तो अब हीलियम एटम में देखिए Z कितना है, 2 है, A 4 है, तो N कितने आ गए, 2। इट मींस न्यूट्रॉन कितने आ गए, न्यूट्रॉन भी 2 आ गए, प्रोटॉन कितने आ गए, 2 आ गए, इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 2 आ गए। जब हम इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे एटम का, किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन आ गए, और इसके बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। इस तरह से एटम के बीच में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाहर में घूमेंगे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। अब the material which allow the electric charge to flow through them are called conductors। देखिए हीलियम एटम की अगर मैं बात करूं तो हीलियम एटम के पास ये जो इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है फर्स्ट ऑर्बिट में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, उसके बाद आपके 18 होते हैं, 32 होते हैं, 50 होते हैं। आपका 2n² का फार्मूला चलता है, 2n² means n is equal to 1 2 3 4 5 and so on। when n is equal to 1 then it is equal to फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में कितने होंगे 8, थर्ड ऑर्बिट में कितने बनेंगे 18। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही आएंगे। तो जब हम यहां से एनर्जी अप्लाई करेंगे इस एटम को, तो इसके इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं होंगे। अब इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं होंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन लिबरेट नहीं होंगे तो ये क्या होगा कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नहीं घूमेंगे तो ये जो है आपका ये हम बोलते हैं इसको आप लोगों का इंसुलेटर है, इंसुलेटर है। लेकिन ऐसे में बात करूं कंडक्टर्स की, जैसे कॉपर है, कॉपर का 29 एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब कॉपर के पास 29 प्रोटॉन है और 29 नहीं इलेक्ट्रॉन है। जब मैं इसका न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसमें 29 आ गए आपके प्रोटॉन और इसमें न्यूट्रॉन होंगे, और बाहर जो है पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरे ऑर्बिट में 18, 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो चौथा ऑर्बिट होगा उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। नौ ये जो 29 प्रोटॉन है, ये 29 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसने ये बॉन्ड बनाया हुआ है, ऐसे इसके साथ बॉन्ड बनेंगे। तो जो सबसे लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वो ये है,
outermost जो इलेक्ट्रॉन है, इट इज द लूजली बाउंड। अगर हम यहां से एनर्जी इस एटम को अप्लाई करें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और इस कॉपर एटम के अंदर घूमना शुरू कर देगा। ये तो एक कॉपर एटम की बात थी। मान लीजिए मेरे पास एक पीस है कॉपर का, अब उस पीस के अंदर बहुत ज्यादा क्या होंगी, कॉपर एटम्स होंगी। अगर बहुत ज्यादा कॉपर एटम्स होंगी तो क्या होगा कि हर एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री करेगी। मान लो इसमें मिलियंस बिलियंस एटम्स क्या होंगी, इसकी फ्री होंगी। अगर बिलियन बिलियंस एटम्स की फ्री होंगी तो यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मिलियंस में होगी जो इस पीस के अंदर। इसका मतलब हम लोग जो कंडक्टर, उसकी एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि कंडक्टर्स आर द मटेरियल्स इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द मटेरियल्स in which there are large number of electrons. Which one electrons? Free electrons. अब कंडक्टर में ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसमें चार्ज सब जगह स्प्रेड हो जाता है। क्यों स्प्रेड हो जाता है? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो फ्लो कर जाते हैं। अब आते हैं बात इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर का डेफिनेशन क्या होगा आपका? इंसुलेटर का, इंसुलेटर्स the materials which do not allow the electric charge to pass through them। तो मैंने आपके सामने ये हीलियम का एग्जांपल लिया था। तो हीलियम के केस में क्या हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में फ्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम एनर्जी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड टू द न्यूक्लियस है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री नहीं होंगे। अगर फ्री नहीं, एक और एग्जांपल लेते हैं इंसुलेटर का। जैसे सपोज करिए मेरे पास 10 नियोन 20 है, आपका 10 नियोन 20, दिस इज नियोन गैस। तो इसमें अगर आप लोगों को मैंने पढ़ाया है तो इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे बताएंगे आप लोग? 10। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10। और न्यूट्रॉन भी कितने होंगे? 10। जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन और 10 न्यूट्रॉन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा था। एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्योंकि किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर। बाहर क्या घूमेंगे? इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आए? 2। सेकंड ऑर्बिट में कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 10। तो ये न्यूट्रॉन का स्ट्रक्चर हो गया। इसका मतलब अगर मैं यहां से एनर्जी अप्लाई करूंगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। कोई भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में ऐसा नहीं कि जो फ्री है, तो क्या होगा, हम एनर्जी अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से डिटैच नहीं होगा तो हम बोलते हैं इंसुलेटर्स आर द मटेरियल्स इन विच देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मींस इंसुलेटर वो मटेरियल होंगे जिनके पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा। तो आपके पास कंडक्टर्स की डेफिनेशन बन गई और इंसुलेटर की भी बन गई। Conductors are the material in which there is large number of free electrons, and insulators are the material in which there is no free electrons. There is another category that is semiconductor, but we will discuss the semiconductor in 9th unit. तो semiconductors क्या होते हैं? मींस जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाइज करेंगे। तो जो हमारा सेमीकंडक्टर्स उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन कंडक्टर्स और इसका मतलब अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की, मान लीजिए मेरे पास ग्लास रॉड है, मैंने इसको यहां से रब किया तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये चार्ज इधर को फ्लो नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये इस तरफ को फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये स्टैटिक रहेगा। कैसा रहेगा? स्टैटिक चार्ज हम इसको बोलेंगे। तो ये हमारा कांसेप्ट है कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। अब हम बेसिक थ्योरी समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज डेवलप होता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और जो एकोनाइट रॉड के ऊपर चार्ज डेवलप होता है दैट इज नेगेटिव चार्ज। अब होता कैसे है ये? हाउ इज इट सो? ये क्यों हैपन होता है? तो हम करेंगे थ्योरी ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग। एज यू नो मैटर है, तो मैटर इज बेसिकली न्यूट्रल। सपोज करिए मेरे पास ये पेन है, तो ये इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूं एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब इसके पास नेट चार्ज जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि हमें पता है कि मान लो यहां 20 प्रोटॉन है, तो 20 ही क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो प्रोटॉन 20 मींस 20 प्रोटॉन प्लस 20 इलेक्ट्रॉन मींस प्लस के 20 और माइनस के 20, दैट इज इक्वल टू जीरो। व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम? दैट इज इक्वल टू जीरो। मींस वी कैन से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जो मैटर है वो एटम से बनता है। हमें पता है कि मैटर, मान लीजिए मेरे पास एक पीस है कोई किसी चीज का, तो इसमें हजारों एटम्स होंगी। अगर एटम न्यूट्रल है तो ये जो पीस ऑफ एनी मटेरियल इट इज आल्सो न्यूट्रल। मींस देयर इज नो चार्ज, नो नेट चार्ज ऑन दिस मटेरियल। तो हमने एग्जांपल किया कि जी ग्लास रॉड रब विद सिल्क क्लॉथ, बट विल हैपन ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। हाउ इज इट हैपन दैट वी हैव टू सी। मान लीजिए ये मेरे पास, सपोज करिए ये मेरे पास सिल्क क्लॉथ है और ये मेरे पास ग्लास रॉड है। दिस इज ग्लास रॉड और दिस इज सिल्क क्लॉथ। अब ग्लास रॉड के अंदर एटम्स हैं, सिल्क क्लॉथ के अंदर भी क्या है? एटम्स हैं। तो ग्लास रॉड के अंदर जो एटम्स हैं उनके ऊपर अगर हम बात करूं, मान लीजिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 प्रोटॉन है। इसके साथ 10 क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन भी होंगे। दैट्स व्हाट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सपोज करिए यहां पर भी हमारे पास क्या है कि यहां पे प्रोटॉन्स हैं, तो साथ में क्या होंगे? इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मैंने क्या किया, सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को आपस में रब कर दिया। रब जब किया तो जो सिल्क क्लॉथ है उसकी जो एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो कम है और जो ग्लास रॉड है उसकी जो एफिनिटी है वो ज्यादा है। सॉरी, ग्लास रॉड की एफिनिटी जो है वो कम है और सिल्क क्लॉथ की एफिनिटी जो है वो ज्यादा है। अब क्या होगा कि जब हम एफिनिटी, अगर ग्लास रॉड, एफिनिटी का मीनिंग क्या है कि जैसे सपोज करिए मेरे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, बाहर के इलेक्ट्रॉन है, तो एफिनिटी ज्यादा होने का मतलब कि जब हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डिटैच नहीं होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, तो एफिनिटी ज्यादा होगी, एफिनिटी। लेकिन अगर जैसे मान सिल्क क्लॉथ है तो उसकी जो ग्लास रॉड उसकी एफिनिटी कम है, लो एफिनिटी, और सिल्क की एफिनिटी ज्यादा है, तो कौन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा? तो ग्लास रॉड अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगी, किसको? सिल्क क्लॉथ। क्या होगा? ग्लास रॉड ने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, किसको? सिल्क क्लॉथ। ऐसे यहां से ट्रांसफर हो गया। अब क्या होगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे 3 होते हैं, 4 होते हैं। तो इस तरह से यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या होंगे? डिसअपीयर हो जाएंगे। कहां चले गए ये इलेक्ट्रॉन्स? किसके ऊपर चले गए? मान लो यहां से 10 इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, तो यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंच गए। इसका मतलब ये तो प्लस माइनस तो है, यहां पर जो चार्ज है उनको किस चीज की कमी हो गई? यहां पे प्लस 10e हो गया, e हम चार्ज को नोट करते हैं, यहां पे 10e हो गया, मींस यहां पे 10 इलेक्ट्रॉनों का डेफिशिएंसी हो गया, और यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन जो थे वो ज्यादा हो गए। जब 10 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो ये जो आपका सिल्क क्लॉथ है इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव 10e, और ग्लास रॉड के ऊपर प्लस 10e। तो ग्लास रॉड कैसी बन गई? दिस बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, और सिल्क क्लॉथ कैसा बन गया आपका? नेगेटिवली
चार्ज, नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसे ही सपोज करिए मेरे पास एबोनाइट रॉड है, एबोनाइट रॉड, मैं एबोनाइट रॉड को फर के साथ, कैट फर के साथ, दिस इज सपोज फर के साथ रब करता हूं। तो एबोनाइट रॉड जो है और फर जो है, जो फर है उसकी एफिनिटी कम है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां आ जाएंगे। तो एबोनाइट रॉड कैसी बन जाएगी? इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड और फर बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि फर से इलेक्ट्रॉन मींस हमारे पास एक चीज आ गई कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेगा देन इट बिकम नेगेटिवली चार्ज, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज। तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स पॉजिटिव चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज द नेगेटिव चार्ज। तो देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मान लीजिए मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इसके पास 6 प्रोटॉन है और बाहर जो है इसके बाहर 6 जो इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 4 सॉरी यहां पे 4 आएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है। अब क्या हुआ, यहां से एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया, क्या हो गया? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो जाएगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 1 2 3 4 5, तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने थे? 6 इलेक्ट्रॉन। मींस यहां पे +6e था और -6e था, नेट चार्ज कितना था? 0। और यहां पे क्या होगा? +6e और यहां पे कितने हो गए टोटल? 2 3 4 5 6 और 1 कितना हो गया? 7 और माइनस के 7e, तो यहां पे चार्ज कितना आ गया? -e आ गया, -e आ गया। सिमिलरली अगर मान लो यही न्यूक्लियस 6 प्रोटॉन है, बाहर कितने हैं? 2, फिर कितने हैं? 1 2 3 4 है। ओके, अब यही न्यूक्लियस क्या करता है कि व्हाट विल हैपन इन दिस केस, 1 इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहां पे लॉस्ट हुआ तो यहां पे कितने रहेंगे? सॉरी, यहां पर हमारे 1 2 मींस +6e -5e दैट इज इक्वल टू +e, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया? +e आ गया। अब यहां पर एक 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? गेन हुआ। अगर गेन होगा तो क्या होगा? 2 6 प्रोटॉन, देन 1 2 3 4 5, तो यहां पे आ जाएगा 6 +6e 2 2 4 2 6 7 -7e, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? -e। इसका मतलब यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करता है, अगर गेन करता है तो इसके ऊपर चार्ज माइनस आ गया, अगर ये लॉस्ट करता है तो चार्ज क्या आ गया? प्लस आ गया। तो यहां से हम एक चीज करते हैं कि अगर कोई इफ देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, then the body is negatively charged. If there is deficiency of electrons, then the body is deficiency of electron, then it is positively charged. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको साइड करता हूं, जैसे कॉम्ब है, कॉम्ब एंड ड्राई हेयर्स। अगर हम कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के साथ रब करें, किसको? कॉम्ब को ड्राई हेयर्स के साथ रब करें तो क्या होगा? तो क्या होगा कि जो ड्राई हेयर्स है उसकी एफिनिटी कम है, तो उसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहां चले जाएंगे? कॉम्ब के ऊपर। तो इससे लॉस हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हुआ तो यहां पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? यहां पे नेगेटिवली चार्ज, और यहां पे कौन सा हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज।
It means which gain the electron, that body become negatively charged, which lost the electron, that body become positively charged. अब आपको समझ आ गया होगा कि when we rub the glass rod with the silk cloth, why the glass rod become positively charged and silk cloth become negatively charged. Basically हो क्या रहा है? Basically there is a transfer of electrons. Transfer of electrons. तो transfer of electron cause the body to be positively charged or negatively charged. If the electron lost, then the body become positively charged. If the electron gained by the body, then it become negatively charged. अब क्वेश्चन अराइजेस कि भाई सर दिस प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है कि प्रोटॉन जो है वो ये ट्रांसफर नहीं होता है. एक्चुअली प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है. आपको पता है न्यूक्लियस की जो फोर्स होती है, न्यूक्लियर फोर्स, इट इज वेरी मच स्ट्रॉन्गर देन दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि न्यूक्लियस आपका नहीं टूटता है और प्रोटॉन कभी भी मूव नहीं करेगा. इट विल नॉट ट्रांसफर. तो प्रोटॉन का भी ट्रांसफर नहीं होगा, ओनली क्या ट्रांसफर होंगे? इलेक्ट्रॉन्स ही ट्रांसफर होंगे. मैंने यहां पे एक वर्ड ई लिखा, ई मीन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. तो जो हमारा मिल्टन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था, वहां से थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है वो निकाला हुआ है. या आपको याद रखना है -1.6 into 10 power -19 कूलम. दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. ऐसे अगर प्रोटॉन की बात करूं तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होगा +1.6 into 10 power -19 कूलम. कमिटेड टू मेमोरी, इसको आप याद कर लो. व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? -1.6 into 10 power -19 कूलम. व्हाट इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन? +1.6 into 10 power -19 कूलम. दिस इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द चार्ज ऑन प्रोटॉन. न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 0 होता है. कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होता है न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है. तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज -1.6 into 10 power -19 कूलम. प्रोटॉन, इसमें दिस इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर. अगर आपसे वो क्वेश्चन करें कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल चार्ज दैट एग्जिस्ट इन नेचर, योर आंसर इज दैट द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आइदर चार्ज ऑन प्रोटॉन दैट इज -1.6 into 10 power -19 कूलम और प्रोटॉन के ऊपर +1.6 into 10 power -19 कूलम. तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं. जैसे सपोज करिए कि ये ड्राई हेयर थे, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां आ गए. क्या ड्राई हेयर का मास कम होगा? क्या ड्राई हेयर का मास कम होगा? हाँ होगा. क्यों? क्योंकि मान लो अगर एक इलेक्ट्रॉन आता है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन का मास यहां आ गया तो यहां पे मास बढ़ गया, इसमें कॉम का मास बढ़ गया और ड्राई हेयर का मास कम हो गया. सपोज करिए जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे उतने ही उतना मास उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 9.31 से, उतना मास उसका बढ़ जाएगा, उतना मास इसका कम हो जाएगा. जैसे सपोज मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया. जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा तो ये बन जाएगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया इसने, सोडियम पॉजिटिव, बिकॉज़ इसने ये बन गया पॉजिटिव आयन, या वी कैन से दिस एज ए कैटायन. लेकिन मान लो क्लोरीन है, क्लोरीन ने किया इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो ये बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव मींस एनायन, मींस ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो ये क्या बन गया एनायन, ये क्या बन गया कैटायन. अब एक क्वेश्चन है कि क्या सोडियम से सोडियम पॉजिटिव का मास ज्यादा है कि कम है? क्या कैटायन का मास उसके न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है कि कम होता है? तो कैटायन का मास उसके न्यूट्रल एटम से कम होगा. क्यों कम होगा? क्योंकि उसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया. तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मास क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, इतना मास आपका लॉस्ट हो जाएगा. अब क्या एनायन का मास उसके न्यूट्रल एटम से कम है कि ज्यादा है? ऑब्वियस क्या होगा, ज्यादा होगा. ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो कितना ज्यादा हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर इसका मास ज्यादा हो जाएगा. तो जो एनायन होता है, एनायन का मास उसके न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है और कैटायन का मास उसके न्यूट्रल एटम से कम होता है. अब सपोज करिए आपको न्यूमेरिकल आगे कीजिए, क्या हुआ, हमारे पास ग्लास रॉड थी और इधर सिल्क क्लॉथ था. क्या हुआ, ग्लास रॉड से 20 इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गया. व्हाट इज द गेन इन मास? व्हाट इज द गेन इन मास? तो गेन इन मास कितना होगा, 20 into 9.31 into 10 power -31 किलोग्राम. और इसका मास कितना कम हो जाएगा, 20 into 9.31 into 10 power -31 किलोग्राम इसका मास कम हो जाएगा. तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो मास बढ़ जाता है और जो जिससे ट्रांसफर होगा उसका मास कम हो जाएगा. तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग. आई होप you got understand it.
अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट। तो थैंक यू।